अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स और प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। एक तो हम अभी 12 बजे के बाद इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे और उससे बड़ी खुशी का मौका ये है कि आज हमारे दरमियान शुभम तोड़वड़ सर हमारे सामने आए हैं, हमारे दरमियान आए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमारे दरमियान की हैं। सबसे अहम बात उन्होंने जो हमारे दरमियान किया वो ये है कि एजुकेशन आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है और हमारे दरमियान जो है सोशल मीडिया बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। अगर हमारे अंदर एजुकेशन होगा तो सोशल मीडिया वाले कुछ भी कर डालें, कितने भी पैंतरे चल जाएं, वो हमको बिगाड़ नहीं सकते, हमारे समाज को ख़राब नहीं कर सकते। इसलिए आज के दौर में एजुकेशन, तालीम, शिक्षा ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है। इससे बड़ी चीज़ इस दौर में, इस ज़माने में दूसरी कोई हो नहीं सकती और है भी नहीं। अगर हमारे पास एजुकेशन होगा तो हमें मालूम होगा कि आज का दिन पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के पूरे मुल्क के 140 करोड़ लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों खुशी से झूम उठते हैं, क्यों अपने गलियों को, अपने मोहल्ले को, अपने समाज को, अपने स्कूल को, अपने हॉस्पिटल्स को, अपने पुलिस स्टेशंस को और जो भी हमारे अतराफ की जितनी चीज़ें हैं हम उसको क्यों खूबसूरत से खूबसूरत क्यों बनाने की कोशिश करते हैं, क्यों अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन आपके अंदर होगा तो आपको मालूम होगा कि हमने कितनी कुर्बानियां देकर, कितने घरों को बर्बाद करके, कितने बड़े बड़े स्कॉलर्स को उनकी ज़िंदगियों को इसके पीछे लगाकर ये आज़ादी हमने हासिल की है। हमको चंद एक नाम मालूम होंगे, अभी सर ने चंद एक सवालात पूछे, उस पर हमको चंद नाम मालूम हो गए होंगे। आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम मालूम हो गया होगा कि वो देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पहले वजीर आज़म रहे हैं, ये हमको मालूम हुआ होगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, कहाँ से पैदा हुए, ये ज़मीन से उग गए क्या, उनके ऊपर पानी और खाद दे दिया गया, पैदा हो गए, ऐसे ही पैदा हो गए क्या? इनके पिता मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े आदमी और बहुत बड़े बैरिस्टर थे, करोड़पति थे, बहुत बड़े मालदार। उनके सामने अच्छे से अच्छा अंग्रेज बैरिस्टर और जज जो है उनके सामने बात नहीं कर सकता था, खड़े नहीं हो सकता था। पैसे में भी बहुत थे और बहुत होशियार, बहुत काबिल आदमी थे। आज़ादी के लिए उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चे को वक्फ कर दिया, दे दिया, बल्कि अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की जायदाद, बल्कि करोड़ों रुपया दे दिया। आनंद भवन वक्फ कर दिया। पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते थे इलाहाबाद, आनंद भवन के अंदर, वहाँ रुकते थे, ठहरते थे। उनके रुकने, ठहरने, खाने पीने, सोने, नहाने सबका इंतजाम मोतीलाल नेहरू करते थे। ये कोई मामूली चीज़ है? और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, शिक्षा दिलाने के लिए, तालीम के लिए उन्होंने इंग्लिस्तान भेज दिया। वहाँ से वो पढ़ कर आए, बैरिस्टर थे, वो काबिल थे। अंग्रेजी हुकूमत के दरमियान अंग्रेज़ों के अंग्रेज़ थे वो, उनके सामने भी कोई बात नहीं कर सकता था, टिक नहीं सकता था। लेकिन उन्हीं अंग्रेज़ों ने, जहाँ से वो अंग्रेज़ी पढ़कर आए थे इंग्लिस्तान से,
उन्हीं अंग्रेजों ने मुख्तलिफ वक्त में तकरीबन 9 साढ़े 9 साल तक उनको जेल में रखा। एक साथ नहीं, अलग अलग पीरियड में पूरे 9.5 साल तक वो अंग्रेजों के जेल में रहे। क्यों जेल में थे? मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, अपने लोगों को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उनके पास दौलत की रोयल पेन थी, बहुत दौलतमंद थे वो, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, बहुत बड़े रियासत को खरीद सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको त्याग दिया और अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए उन्होंने जेल की काल कोठरी में गुजारा और मुल्क को आज़ाद कराया। और आज़ाद कराने के बाद उनका हक था, उन्होंने जो कुर्बानी दिया था उसके लिए उनका हक था कि जब देश आज़ाद हो गया तो उनको पहला मुल्क का वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका उनको मिला। उसी तरह से आप लोगों ने बापू का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को आपने देखा होगा, एक दुबला पतला, एक धोती और एक गमछा रखे हुए, ये मामूली आदमी था। गांधी का नाम ले लेना बहुत आसान है, महात्मा भी बोल देना बहुत आसान है। महात्मा ऐसा नहीं बा, ऐसे नहीं बन जाता है कोई आदमी, कोई पुरुष ऐसे ही उसको महात्मा नहीं बोल देते। महात्मा गांधी भी अपने वक्त के बहुत बड़े मालदार घराने के आदमी थे। वो भी गए थे इंग्लिस्तान पढ़ने के लिए, उनके घर वालों ने उनको भेजा था। इंग्लिस्तान से पढ़कर वो आए थे और आने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस अपनी शुरू किया साउथ अफ्रीका के अंदर। लेकिन जब वहाँ देखा काले गोरे का कि किस तरह से पढ़ा लिखा आदमी गैर पढ़े लिखे आदमी के ऊपर किस तरह से जुल्म कर रहा है, एक ताकतवर आदमी, मजबूत आदमी किस तरह से कमज़ोर आदमियों पर जुल्म कर रहा है, उनको ट्रेन से ढकेल दिया गया, उतार दिया गया कि ये तुम तो काला, ये ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास डब्बे के अंदर कैसे आ गया। बैरिस्टर थे, वो पढ़े लिखे आदमी थे। बैरिस्टर मामूली नहीं होता, वो LLB और LLM का नहीं है, PhD करना पड़ता है उसके लिए कानून के अंदर, तब आदमी जाकर बैरिस्टर बनता है। उन्होंने आने के बाद यहाँ पर अंग्रेज़ी अखबार भी निकाला और उनकी अंग्रेज़ी कैसी थी वो अंग्रेज़ी जानने वाले और अंग्रेज़ी पढ़ने वाले स्कॉलर लोग समझेंगे कि उसके अंदर वो क्या कहना चाहते थे। उन्होंने जब देखा अपने मुल्क की दशा और दिशा को जब देखा तो वो सबसे पहले चंपारण उनको बुलाया गया। चंपारण में लोगों ने कहा कि हमारे मुल्क को आज़ाद होना चाहिए और उन्होंने अपना घर की औरतों ने अपने जेवरात, अपने कपड़े, लोगों के पास जो कुछ था, बर्तन, जो कुछ भी था, किसी के पास घास काटने वाली खुरपी थी, उसको भी सब दे दिया कि लो इसको बेचो और जो भी मिले हमारे देश को आज़ाद कराओ। गांधी ने जब देखा कि अरे लोगों के अंदर इतनी तड़प है तो उन्होंने वहीं पर बहुत कोट पहनते थे, बहुत पैंट पहनते थे, बहुत अच्छा सूट बूट में रहते थे, खूब खुशबू लगाते थे, बहुत अच्छे गहरे बाल थे उनके, सब कुछ बुला दिया उन्होंने। अपने यूनिफॉर्म को वहीं पर, कोट को और पैंट को वहीं पर उतार कर फेंक दिया और एक धोती पहन लिया उन्होंने। और धोती पहन कर उन्होंने उन अंग्रेज जल्लादों के साथ लड़ाई लड़ी। 6.5 साल तक वो जेल की सलाखों के पीछे रहे। वो भी बैरिस्टर थे, अपने लिए कानून की बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ा, देशवासियों के लिए और देश के लिए, अपने देश की लड़ाई लड़ा और अब सब कुछ अपना उसके अंदर कुर्बान कर दिया। आपने मौलाना आज़ाद का नाम सुना होगा, अभी मौलाना आज़ाद का नाम लिया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे ज़्यादा इस देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा जेल के में अंदर रहने वाले मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद 14 साल से ज़्यादा जेल के अंदर थे और उन्होंने अपना सब कुछ जो है, धन दौलत, अपना घर बार, सब कुछ देश के लिए निछावर कर दिया, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। बहुत अच्छी अंग्रेजी वो जानते थे, लेकिन जब तक अंग्रेज यहाँ से चला नहीं गया 1947 तक उन्होंने कभी अंग्रेजी में बात नहीं किया। वो बोलते थे अंग्रेजी में मैं क्यों बात करूं, मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, यहाँ की ज़बान है, यहाँ की संस्कृति है, मैं यहाँ की संस्कृति में पला बढ़ा हूँ और यहाँ की ज़बान को मैं नहीं छोड़ सकता। जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो एक डेलीगेशन इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान आया आज़ादी के बारे में बात करने के लिए। मौलाना ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। वो कहा कि भाई
हम जो है एक ट्रांसलेटर रख लेंगे, हमारे और आपके दरमियान अगर डायलॉग्स नहीं होंगी, बातचीत नहीं होगी, तो देश कैसे आज़ाद होगा। वो राज़ी हुए, ट्रांसलेटर आया। ट्रांसलेटर जो है हिंदी में बात करता था, मौलाना हिंदी में बात करते थे, उर्दू में बात करते थे, वो अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ों को समझाता था। अंग्रेज़ी वाले बात करते थे तो वो हिंदी में ट्रांसलेटर जो है मौलाना को समझाता था, तो मौलाना उसको डांटते थे कि मैंने हिंदी के अंदर ये लफ्ज़ बोला है, अंग्रेजी के अंदर उसका ट्रांसलेशन ये वर्ड होता है, तुमने उसको वर्ड को बदल क्यों दिया। वो वर्ड अंग्रेजी का बोलता था तो डांट देते थे मौलाना कि उसने ये बोला है, तुम उसको बदल के हिंदी में उसका ट्रांसलेशन गलत क्यों करते हो, ये बोलो, ये वर्ड इस्तेमाल करो। जब अंग्रेजों ने देखा कि अरे इस आदमी को तो अंग्रेजी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, तो उन्होंने कहा कि जब आपको अंग्रेजी आती है, इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं बात करते हैं इंग्लिश में। हमको ट्रांसलेटर रखने की क्या जरूरत थी। मौलाना ने मालूम है क्या कहा। मौलाना ने कहा तुम 7 समंदर दूर वहां से आकर और अपनी जबान नहीं छोड़ रहे हो और यहाँ पर आकर हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी बोल रहे हो, और मैं अपने मुल्क के अंदर रहकर अपनी जबान छोड़ दूं, अपनी जबान छोड़ दूं यहां पर रहकर। मौलाना जब जेल में थे, अहमदनगर की जेल में थे, तो उनकी वाइफ का देहांत हो गया, उनकी बीवी मर गई। जेलर उनके पास आया और कहा मौलाना एक एप्लीकेशन आप लिख दीजिए, एक दरख्वास्त लिख दीजिए, हम आपको पेरोल पर छोड़ देंगे, आप जाइए और अपनी वाइफ का अपनी आखिरी अंतिम संस्कार करके फिर आ जाइएगा वापस। मौलाना ने कहा अरे मैं अंग्रेजों की मदद लूंगा, अंग्रेजी हुकूमत की मैं मदद लूंगा सिर्फ इसलिए कि मैं जाकर एक मुट्ठी जब मिट्टी अपनी वाइफ के कब्र में डाल दूंगा। मुझको ऐसी मदद नहीं चाहिए जिसने मेरे मुल्क को गुलाम बनाकर रखा है, ऐसे मुल्क के लोगों की मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। ये थे मौलाना। मौलाना आज़ाद वो थे कि मौलाना आज़ाद ने कहा एक बार अपनी स्पीच में, जब वो खड़े हो जाते थे 10,000 का 1-1 लाख का मजमा होता था और उनसे अच्छा बोलने वाला हिंदुस्तान के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। जब वो बोलते थे तो सिर्फ बोलते थे, जब लिखते थे तो सिर्फ लिखते थे। अंग्रेजी हुकूमत ऐसी डरती थी कि बोलती थी ये तो जब जेल से बाहर रहता है तो हमारी बोल बोल कर हमारी खटिया खड़ी कर देता है, और जब जेल में रहता है तो लिख लिख कर हमारी खटिया खड़ी कर देता है। कौन सी जगह इसके लिए बनाए। वो मौलाना थे। मौलाना ने कहा उस मजमे के अंदर कि अगर एक फरिश्ता आसमान की बदलियों से कुतुब मीनारे पर खड़े हो जाए, कुतुब मीनार पर खड़े हो जाए और वहां से ऐलान करे कि हिंदुस्तान को हम अभी इसी वक्त आज़ाद कर देते हैं, हिंदुस्तान को अभी आज़ादी मिल सकती है, शर्त यह है कि हिंदू अलग हो जाएं, मुसलमान अलग हो जाएं। मौलाना ने कहा ये मुझे मंजूर नहीं है। अगर आज़ादी मिलने में देरी हुई, आज नहीं मिलेगी, 10 साल के बाद मिलेगी, 10 दिन के बाद मिलेगी, 10 महीने के बाद मिलेगी। वो आज़ादी अगर देरी से मिली तो वो सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान होगा, हमारा देश कुछ दिन और गुलाम रहेगा। लेकिन याद रखो अगर हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग हो गए तो पूरी दुनिया का नुकसान होगा, पूरे वर्ल्ड का नुकसान होगा। ये मौलाना के विचार थे, ये मौलाना के विचार थे। आपको मालूम है जब आज़ाद हिंद फौज बनी, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई और उसके लिए निकले लोग, चंदा करने के लिए निकले, लोगों को जमा करने के लिए, सिपाहियों को, फौजियों को ट्रेन करने के लिए लोगों को निकले। जब सुभाष चंद्र बोस तो चले गए वहाँ, रंगून उसका नाम था, फिर उसका रंगून का नाम बना बर्मा, फिर उसका आज नाम है म्यांमार। वो रंगून पहले हिंदुस्तान के अंदर था, हिंदुस्तान का हिस्सा था। गए सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर, तो वहाँ पर एक थे मौलाना अब्दुल हमीद मारफारी। मौलाना अब्दुल हमीद मारफारी कभी भी, आजकल तो हिस्ट्री आपको मिलेगी नहीं पूरे मुल्क के अंदर, आपको बरतानिया, इंग्लैंड वगैरह जाना पड़ेगा हिस्ट्री पढ़ने के लिए, लेकिन गूगल वगैरह में कहीं अगर आप देखें तो शायद ये नाम आपको मिल जाएगा। जब गए वहाँ पर तो इसने, मौलाना अब्दुल हमीद मारफारी ने उस जमाने में सुभाष चंद्र बोस को 1 करोड़ 3 लाख रुपए का चंदा दिया था। उस जमाने में 1940 के पहले
1 करोड़ 3 लाख का चंदा दिया था। वहाँ पर एक बुढ़िया थी, वो रोने लगी, बोली बापू बोस जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, अगर मेरे पास कुछ भी होता तो मैं आज सब कुछ आपको दे देती। रोने लगी वो। तो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि देखो, अगर किसी को मदर इंडिया देखना है, हमारे मुल्क की माँ को अगर किसी को देखना है तो इस बुढ़िया को देखो। कितनी तड़प है उसके अंदर, कितनी तड़प है। जब उस तड़प को देखा उन्होंने, मौलाना अब्दुल हमीद साहब ने, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, तुम मेरे को भी एक वर्दी दो इसी तरह की और मैं भी लड़ने के लिए चलूंगा। पैसा देने के बाद भी अपने सब घर बार को सबको त्याग दिया। इस तरह से हमको आज़ादी मिली। जब आज आज़ादी का दिन है तो आज़ादी के दिन हमको ये मालूम करना चाहिए कि हमारे मुल्क के लोगों ने, हमारे देशवासियों ने किस किस तरह की कुर्बानियाँ दी। महात्मा गांधी चंपारण में अभी थे, वहाँ से निकले, हरियाणा के अंदर एक सेठ थे हाजी छोटानी, हाजी मियाँ छोटानी, उन्होंने, वो गए वहाँ पर, रास्ते में उनको ढूंढ रहे थे, कहीं मिले ट्रेन के अंदर, उनको चेक दे दिया है। चेक दिया, गांधी जी ने चेक को लिया तो कहा इसके अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं, खाली साइन किया हुआ है। कहा आप लिख लो इसके अंदर अमाउंट, जितना लिखना है उतना लिख डालो, जितना लेना है ले लो, लेकिन देश को आज़ाद कराने आपकी ज़रूरत है। इस तरह से देश हमारा आज़ाद हुआ। आज किसी को बोलना बहुत आसान है, गांधी का नाम ले लेना, नेहरू का नाम ले लेना, इंदिरा गांधी का नाम ले लेना बहुत आसान है, बोल देना बहुत आसान है। उनकी कुर्बानियों को, उनकी त्याग को, उनकी सेक्रिफिकेशन को वो याद देखिए, पढ़िए, तो आपको मालूम होगा कि हमारा ये देश कैसे आज़ाद हुआ। सिर्फ 15 अगस्त एक झंडा यहाँ पर लगाकर और सिर्फ गली गली घूमकर आप इसको सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कि किस तरह ये देश हमारा आज़ाद हुआ है, किस किस तरह की कुर्बानियाँ लोगों ने दिया है, कितना संघर्ष किया है। आपको मालूम है 1919 में जलियांवाला बाग में लाला लजपत राय को वो लाठियाँ बरसाई, वो बूढ़े आदमी को, ज़ईफ आदमी को वो लाठियाँ बरसाई कि बेचारा उसके अंदर वो मर गया उसी बीमारी की हालत में। और जो है वो निहत्ते लोगों को बैठे हुए जलियांवाला बाग में भाषण सुनने वाले लोगों के ऊपर जनरल डायर ने जो है जो फायरिंग किया तो उसके अंदर कितने सैकड़ों लोग जो है वहीं पर ज़मीन के ऊपर गिर गए। ऐसे 1-2 वाक़यात नहीं हुए, बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। आपको आज के दिन ये भी मालूम करना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर मेरठ है और काबुल है, अफगानिस्तान के अंदर, ये सब हिंदुस्तान का एरिया था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल को छोड़ दीजिए, नेपाल नहीं, भूटान वगैरह, ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा थे। और मेरठ से लेकर काबुल तक कम से कम 1700-1800 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर का ये रास्ता है। उस रास्ते पर जितने पेड़ थे, जितने झाड़ थे, झाड़ जितने थे, और उस झाड़ पर जितने शाखें थी, उसकी ब्रांचेस थी, एक एक पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, उन सारे ब्रांच, कोई ब्रांच ऐसी खाली नहीं थी, कोई पेड़ खाली नहीं था, किसी की ब्रांच ऐसी खाली नहीं थी जिस पर कोई ना कोई लटका ना हो। अंग्रेज जो है फांसी देता था और उसके ऊपर लटका देता था, फांसी देता था और लटका देता था, या गोली मारता था और लटका देता था। कितने लोग मरे होंगे, कितने लोगों की लाशें उसके ऊपर टंगी रही होंगी। फिर हमको ये आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद हमको क्या मिला, ज़रा सोचो। ये भी पढ़ने और जानने की बहुत ज़रूरत है। इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद, इतने त्याग देने के बाद जब हमको आज़ादी मिली तो हमारे हिस्से में क्या आया। एक मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। राजीव गांधी का नाम सुना है? राजीव गांधी इस देश के एक प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के बेटे थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो बहुत अफसोस से अपने देशवासियों को बोलते थे कि हम क्या करें, हमारे मुल्क के अंदर करप्शन बहुत है,
बेईमानी बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है। हम 1 रुपया वहाँ से भेजते हैं तो 85 रुपया रोज लोग खा जाते हैं, और जिस काम के लिए हम भेजते थे सिर्फ जो है 15 पैसे वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। बहुत अफसोस से कहा था, उस वक्त कहा था। कब कहा था? आज से 40 साल 35 साल पहले। आज हालत क्या है? आज हालत ये है कि अगर 1 रुपया वहाँ से निकलता है तो 85 पैसा और 1 रुपया तो छोड़ दो, दूर की बात है। हर आदमी को अपने आप को पहचान दिलाने के लिए, अपने आप को बताने के लिए 15 रुपया खर्च करना पड़ता है। हर आदमी को 15 रुपया खुद अपने पास से खर्च करना पड़ता है, ताकि मालूम हो कि भाई मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मुझको भी पढ़ना चाहिए, मुझको भी दवा दारू की ज़रूरत पड़ती है, मुझे भी आने जाने की सहूलत चाहिए। इन सारी चीज़ों पर उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। कहाँ था हमारा देश? ये देश सोने की चिड़िया था, इसको सोने की चिड़िया बोलते थे। दुनिया से लोग जो है आते ढूंढ रहे थे कि हिंदुस्तान कहाँ है, और हिंदुस्तान को ढूंढ कर यहाँ पर आते थे और यहाँ से तिजारत करते थे। अंग्रेज ऐसे ही नहीं आ गया था पालतू में। इस सोने की चिड़िया यहाँ पर रहती थी, उस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए पुर्तगाली और डच और अंग्रेज आए थे यहाँ पर, और इसको जो है इसका बेड़ा गर्क करके और उसका सत्यापीठ कर सब चले गए। हमारे बहुत बाद में जापान, बहुत बाद में ये चीन और बहुत बाद में ये जर्मनी वगैरह सब ये पैदा हुए, और हमसे कहीं ये कौमें आगे बढ़ गई। आपको मालूम 1945 में जो है जापान के ऊपर 2-2 बम, एटम बम गिराए गए थे। वहाँ की नस्लें, वहाँ की औलाद, वहाँ के बच्चे आज भी अपाहिज और एलडी पैदा होते हैं, और वो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जर्मनी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो हिटलर, उसको बर्बाद करने वाला, वो जर्मनी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और हम जो इस देश, सोना जो देश वो उगल रहा था, पूरी दुनिया जिसके तरफ ललचाई हुई निगाहों से जिसके तरफ देख रही थी पूरी दुनिया, उस मुल्क की हालत क्या है, उसकी दशा क्या है, उसकी दिशा। इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। मैं आखिर में बहुत देर हो गई बोलते बोलते, मैंने बहुत वक्त लिया आपका, माफ़ी चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने छोटे से वक्त में हमारी दावत को, हमारे इन्विटेशन को आपने कबूल किया और हमारे बच्चों के दरमियान आए, उनकी हौसला अफजाई की। हम भी आपके आने से हमको भी हौसला मिला है, और आपका सदैव इसी तरह से हमारे साथ रहेगा। इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।